से खिताब कर रहे हैं। और ये दुख भरी तकरीर मैंने सुनी कि मुझे क्यों निकाला। इस वक्त सुने जरा बात मेरी। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ दो तबके नवाज शरीफ के साथ हैं। जो मैं देख रहा था लोगों को, दो तरह के लोग नवाज शरीफ के साथ हैं। एक तरह के ऐसे लोग जिनके मफादात इस करप्ट निजाम के साथ हैं, जिनको खौफ है कि अगर नवाज शरीफ गया तो उसके बाद इन चोरों की भी बारी आ जाएगी। ये छोटा सा मफाद परस्त टोला जो हर तबके में है, जो मैं गौर से देख रहा था कि एक वो पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान के 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नाअहल करार दिया, ना उसको सादिक समझा, ना अमीन समझा, ना सच्चा, ना ईमानदार, तो कौन से लोग उसके साथ लगे हुए थे? ये कौन लोग थे? पहले तो मैं आ जाऊं मीडिया हाउसेस के ऊपर। कौन सा मीडिया हाउस खास तौर पे उसके लिए प्रोपेगेंडा कर रहा था? कौन था? कौन सा? मीर शकील उर रहमान का जियो, जो खुद ही कहता है शकील उर रहमान कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सहावत नहीं जानता, मुझे जिधर से पैसा मिलेगा मैं उधर जाऊंगा। बेशक एक कौमी मुजरिम को उसके लिए प्रोपेगेंडा करो, उसके लिए कैंपेन करो अपने जजेस के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि उनको पैसे मिल रहे हैं, वो उसकी हिमायत कर रहा है। और एक और मीडिया हाउस, उसका भी मुझे पता चला है कि एक LNG का टर्मिनल बन रहा है, 200 अरब रुपए का, उसमें उसका शेयर है, उसका भी मुझे पता है। उसकी मैं आज बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को नवाज शरीफ से माशी फायदा हो रहा वो इसके साथ है। और दूसरे तबके के मुतालिक एक बड़ा अजीम स्टेटमेंट था अब्राहम लिंकन, उसने कहा था कि सारा वक्त थोड़े से लोगों को आप पागल बना सकते हैं और थोड़े से वक्त में सारे लोगों को पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त कोई भी सारे लोगों को पागल नहीं बना सकता। तो ये जो थोड़े से बेचारे लोग हैं, बेवकूफ बने हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इंशाल्लाह ये भी थोड़ी देर में जाग जाएंगे। लेकिन मैं नवाज शरीफ से अब एक सवाल पूछता हूं। उसने कहा, ये गौर से सुने, उसने कहा जी अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है। ये जज कौन होते हैं? मैंडेट का मतलब सुन लो पाकिस्तानियों, मैंडेट का मतलब कि इलेक्शन के वक्त मैं तुम्हारे से वादा करता हूं कि अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दूंगा, मैं तुम्हें एशियन टाइगर बना दूंगा, वगैरह वगैरह। मैं नवाज शरीफ से पूछता हूं कि जब आप लोगों से वोट मांगने आए थे 2013 में, मैंने आपकी सारी तकरीरें देखी हैं, कहीं आपने अवाम से कहा था कि आप मुझे वोट देंगे और मैं आपका पैसा चोरी करूंगा और चोरी करके बाहर भेज दूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा? क्या अवाम से आपने ये मैंडेट लिया था? आपने तो तब उन्हें कहा था
कि मैं टाइगर बना दूंगा। क्या ये कौम एशियन टाइगर तब बनेगी कि तुम यहां से पैसा चोरी करके पिछले 30 साल से मुल्क से बाहर भेजो, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले लो, यहां से पैसा चोरी करो, बच्चों के नाम पे कंपनियां बनाओ, अरबों रुपए के वो बड़े बड़े महल्लात में रहें, और तुम कहो जनाब जब अदालत आपको पकड़ ले, इंकशाफ इंटरनेशनल हो, आपका साजिश हो गई, अदालत आपको कितनी देर, पिछले 6 महीने से अदालत आपका केस चलाए, तफ्तीश करे, और उसके बाद जब आप पकड़े जाएं, आप कहें कि अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, और फिर कहें कि जी मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ, ये नहीं इस वक्त सवाल कि मुझे क्यों निकाला, जो जेलों में बेचारे गरीब लोग पड़े हुए हैं वो आपसे पूछते हैं हम जेलों में क्यों हैं। कोई बेचारा बकरी चोरी में, कोई भैंस की चोरी में, कोई स्कूटर की चोरी में, वो जेलों में सड़ रहे हैं, और अरबों रुपया इस कौम का चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलो, झूठ पकड़ा जाए, उसके बाद जाली कागज लेके आओ सुप्रीम कोर्ट में, वो पकड़े जाएं, और उसके बाद कहो मुझे क्यों निकाला। और ये सारा ड्रामा पाकिस्तानियों क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नैब और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर करने के लिए हो रहा है। नैब ने अभी तक हुदैबा पेपर मिल केस में अपील नहीं की। क्या ये नैब के ऊपर नवाज शरीफ का प्रेशर तो नहीं है? नैब के लोगों सुन लो, सारा पाकिस्तान देख रहा है आपकी तरफ। आज सारा पाकिस्तान हाथ उठा के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को दुआएं दे रहा है। आज सारा पाकिस्तान हमारे वो जो 6 JIT के लोग थे उनको दुआएं दे रहा है। कायद का था फरमान पाकिस्तान वाला ही मुमलिकत, हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान बुला कर आकबत। कायद का था फरमान है पाकिस्तान वाला ही मुमलिकत। हमने ये देखना है कि आने वाले दिनों में क्या साजिश होने लगी है पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो GT रोड के ऊपर एक साजिश तो नजर आ गई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और दूसरी साजिश नजर आ रही है जो ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बार बार इशारे कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। पहली दफा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूं, 3 दफा उसने कहा है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ी है। और हम क्या चाहते हैं? हमारी फौज अगर कहती है कि हमारी जमहूरियत के साथ खड़ी है, तो नवाज शरीफ भी आपके खिलाफ कैसे साजिश हो गई? पहले आपने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम कबूल करेंगे, आपने JIT बांटी, तो अब क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहे हो, JIT के खिलाफ भी बोल रहे हो, फौज के खिलाफ भी बोल रहे हो। क्या हुआ है? मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। पाकिस्तानियों 30 साल से नवाज शरीफ इदारों के ऊपर कब्जा करके बैठा है, जजेस को पैसा चलाया है, इदारों बैठाए। जब कोई अदालत में केस आता है ये बच जाता था, तो ये पहली दफा ना नवाज शरीफ JIT को मैनेज कर सका, ना सुप्रीम कोर्ट को। और ये है इसके ज़हन में ये साजिश है। नवाज शरीफ ये साजिश नहीं है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। ये वो पाकिस्तान बन रहा है जिधर तुम्हारी तरह के ताकतवर डाकू कभी जजेस को नहीं खरीद सकेंगे,
तुम्हारी तरह के डाकू इदारों को तबाह नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी तरह के वो लोग जो अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये बदल चुका है। ये जो आपने सारा जीटी रोड पर ड्रामा किया, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जितने भी लोग पिंडी से लेकर लाहौर तक निकले, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपनी अदलिया के लिए, अपनी जेआईटी की परफॉर्मेंस हीरोज के लिए, अपनी पाकिस्तानी फौज के लिए जो फाटा से लेके बलोचिस्तान से लेके कराची में कुर्बानियां दे रही है हमारे लिए, मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि मैं 10 गुना ज्यादा लोग एक ही जगह निकालूंगा इनके लिए। इंशाअल्लाह मैं और आपके साथ मिलके हमने अपनी अदलिया की हिफाजत करनी है, हम करेंगे इंशाअल्लाह। पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया डंडों से, सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और चीफ जस्टिस को भगाया, बाकी जजेस को पैसे चलाए। ये वो दिन नहीं नवाज शरीफ, ये एक नए पाकिस्तान की अवाम है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये जागे हुए लोग हैं, जागे हुए नौजवान हैं, जागे हुई ख्वातीन हैं इस मुल्क में। इंशाअल्लाह जब भी वक्त आएगा ये कौम अपने सुप्रीम कोर्ट और अपनी फौज के साथ खड़ी होगी। अब मैं आपको, क्योंकि शेख साहब की हम सब इंतजार कर रहे हैं और शेख साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं जरा आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं जो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। उससे पहले अपनी कौम से एक वादा लेना चाहता हूं कि देखें, अगर नया पाकिस्तान मेरा वादा है, मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, ये एक अजीम कौम बनेगी। मैं आपसे इसलिए वादे करता हूं नौजवानों, इसलिए वादे करता हूं कि मैं बचपन से ख्वाब देखता था। 9 साल की उम्र में फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा। 9 साल का था। बड़े लोग उड़ाया, मजाक उड़ाया, कहते तुम नहीं खेल सकते, तुम ये हो तुम वो। खेला 18 साल की उम्र में। फिर मैंने कहा मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा, मजाक उड़ा और इंशाअल्लाह के करम से बन गया। फिर कप्तान बना। लोगों ने कहा कि फास्ट बॉलर कप्तान नहीं बन सकता। ख्वाब थी कि हमारा पाकिस्तान भी एक दिन वर्ल्ड कप उठाए, अल्लाह ने वो जिताया। फिर कहा कि कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, वालदा की तकलीफ देख के सोचा कि यहां गरीब आदमी की यहां तो 95% लोग कैंसर का इलाज करवा ही नहीं सकते। तो एक ख्वाब थी कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बने, लेकिन जिधर 70 से 75% मरीजों का मुफ्त इलाज हो। मजाक उड़ा, बड़ी देर तक लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा नामुमकिन है। कोशिश की, ख्वाब था, अल्लाह ने कामयाबी दी, इंसान कोशिश करता है, बन गया। फिर नमल यूनिवर्सिटी, पहली पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी देहात में बनाई। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी देहात में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में। पहली यूनिवर्सिटी नमल में बनाई। लोगों ने कहा फैकल्टी नहीं आएगी, प्रोफेसर नहीं आएंगे। आज माशाल्लाह नमल यूनिवर्सिटी 90% गरीब घराना के बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डिग्रीज मिलती हैं, बन गई।
फिर पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स में आया तो बहुत ही मजाक उड़ा, उसके बाद 5 साल उससे कम मजाक उड़ा, और आज ये देखें कि अल्लाह का करम है कि वो पार्टी बनी जिसने पहली दफा पाकिस्तान के स्टेटस को का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। पाकिस्तान के नौजवान जाग गए, हमारी ख्वातीन पहली दफा शिरकत करनी शुरू हुई नेशन बिल्डिंग में, और इंशाअल्लाह ये पार्टी वो है जो पार्टी स्ट्रगल करके ऊपर आई है। ये वो पार्टी है, जब बारिश हो रही थी तो हमें किसी को फिक्र नहीं थी कि बारिश होती रहे, हमने आज जलसा करना था। डरने में हमें बड़ी आदत पड़ गई थी। तो मैं अब आपके सामने रखता हूं जो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है नया पाकिस्तान का। 4 चीजें इंशाल्लाह करेंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। उससे पहले जो मैं अपनी कौम से एक्सपेक्ट करता हूं, जो आपने करना है, देखिए मैं अकेला नया पाकिस्तान नहीं बना सकता, आपने और मैंने मिलके नया पाकिस्तान बनाना है। आपसे जो मैं तवक्को रखता हूं वो ये, सिर्फ एक चीज चाहता हूं, सुन रहे हो? एक चीज मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों कि आप एक सच्चे लोग बनो, सच बोलना सीखो। एक चीज चाहता हूं, फिर से मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं कि जो लोग सच बोलते हैं अल्लाह उनकी इज्जत करता है, करवाता है। इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है, कभी भी झूठ बोलने वाले की इज्जत नहीं होती, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई अरबोपति हो। जो इंसान झूठ बोलता है इंसान उसकी इज्जत नहीं करते। तो पाकिस्तानियों, हमने अजीम कौम बनना है। आपसे सिर्फ मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं, तवक्को एक है कि हमने सच बोलना सीखना है, हमने राय हक पे खड़े होना है। हमने जो दुनिया के अजीम लीडर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत से पहले भी लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे। आज मैं ये जो सुन रहा हूं, एक साजिश चल रही है कि वो मुल्क, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, एक बड़ी ख्वाब थी इल्लामा इकबाल की, और लीडर थे कायदे आजम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 क्वालिटीज थी, 2 सिफतें थी नबूवत से पहले, सादिक और अमीन। आज यहां साजिश चल रही है कि आइन के अंदर से आर्टिकल 62, 63 निकाल दे। ये नवाज शरीफ अभी मेरे ख्याल में कहने वाला है या कहता भी गया है। मैं सवाल ये पूछता हूं कि नवाज शरीफ, तुम्हारा मतलब क्या है कि सादिक और अमीन निकाल दें? आप क्या आइन में ये डालना चाहते हैं कि जो एक दफा इक्तदार में आ जाए वोट लेके, उसको चोरी करने की इजाजत दे दी जाए, वो जो मर्जी करे, लूटे, और उसकी अदालतें ना इंसाफ करे और कह जी अवाम एहतसाब करेगी? हम इसके लिए फिर से जिस वक्त ये कोशिश हुई, पाकिस्तानी कौम, आपने और मैंने मिलके इस्लामाबाद में निकलना है, और लाखों लोग हम इस्लामाबाद में निकलेंगे इस मुल्क में इस साजिश खत्म करने के लिए कि सादिक और अमीन खत्म कर दिया जाए आइन से। तब्दीली आ गई है यारो। अच्छा जी, 4 चीजें। सबसे पहले हमने सारी कौम ने मिलके एक जिहाद करनी है गुर्बत के खिलाफ। अब सुने, ये सुने जरा गौर से। जब मदीना की रियासत बनी तो बड़े गरीब थे, मुसलमान गरीब थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई,
और उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम के गरीबों को उठाने की कोशिश की। सारी पॉलिसीज बनी गुर्बत खत्म करने के लिए। और जब खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो ज़कात देने के लिए गरीब लोग नहीं मिलते थे मदीना की रियासत में। एक ऐसा भी वक्त आया। आजकल के दौर में पिछले 30 साल में चाइना ने, फिर से सुनो, चाइना ने 30 साल में 50 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर ले आया। 50 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए चाइना के अंदर। और जब उन्होंने गरीबों को ऊपर निकाला तो चाइना की खुशहाली आ गई। चाइना के अंदर सारी दुनिया से सरमायाकारी होनी शुरू हो गई। सारी दुनिया से लोग गए, जबकि जब गुर्बत कम होती है लोग चीजें खरीदते हैं। जब चीजें खरीदते हैं फैक्ट्रियां बनती हैं, सरमायाकारी होती है, खुशहाली आती है। कभी उस कौम ने तरक्की नहीं की जिधर छोटे से थोड़े से लोग अमीरों और अवाम गरीबों, कभी तरक्की नहीं की। तरक्की तब होती है जब आप गुर्बत से लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, जिस तरह चाइना लेके गया, और वो कौम अजीम बन जाती है। तो हमने सबसे पहले जो भी पॉलिसीज बनेंगी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के दौर में, जो भी पॉलिसी बनेगी, माशी पॉलिसी बनेगी, तो हमने कैसे गरीबों को मदद करनी है, कैसे टैक्स का निजाम लेके आना है। एक टैक्स का ऐसा निजाम जो पैसे वाले लोगों से टैक्स लेंगे और अवाम पे खर्च करेंगे, बजाय आज कि हम अवाम पे सारा बोझ डालते हैं महंगाई करके और पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते। सारी हमारी तालीम की पॉलिसी ऐसी होगी कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीम देंगे। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफा 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में आया है, पहली दफा। जब सरकारी स्कूलों में सही तालीम मिलेगी, आम लोगों के बच्चे जाएंगे। जब सरकारी स्कूलों की तालीम की वजह से बच्चे मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच सके, वजीर आजम बन सके, वो पाकिस्तान है कायदे आजम का पाकिस्तान। जब अस्पतालों में गरीब आदमी जाए तो मुफ्त इलाज हो, जिस तरह पख्तूनख्वा के अंदर हेल्थ कार्ड निकला है, इंश्योरेंस है, हर घराने को 5.5 लाख इंश्योरेंस का गरीब लोगों को, क्योंकि गरीब घर में बीमारी हो, गरीबों को तो तबाही हो जाती है। इसलिए सारी हमारी पॉलिसीज बनेंगी, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। एक मकसद होगा, कैसे हमने गरीबों को उठाना है, कैसे नौकरियां देनी है, नौजवानों को नौकरियां कैसे देनी है। और इंशाल्लाह ये है सबसे पहला गुर्बत कम करने का। दूसरा मेरिट। ये जरा सुने मेरिट क्या होती है। कभी भी कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जिस माशरे में मेरिट ना हो। मेरिट का मतलब इंसाफ। मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे सामने दुबई, नौजवानों आपने तो वो वक्त नहीं देखा जब दुबई से लोग पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आते थे। जब दुबई का जो रूलर था शेख जाहिद, वो जब इस्लामाबाद आता था तो उसको डिप्टी कमिश्नर रिसीव करने आता था। वो भी दिन थे। वो दुबई जो पाकिस्तान से सीखता था आके, वो पाकिस्तान जिधर पीआईए दुनिया की अजीम एयरलाइन थी, जिधर पीआईए ने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, पीआईए ने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, पीआईए ने सऊदी एयरलाइन बनाई। ये था पीआईए। हम फख्र से पीआईए में बैठते थे, दुनिया की अजीम एयरलाइन थी। ये पाकिस्तान था
जिधर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज थी, हमारी डिग्रीज दुनिया में एक्सेप्टेड थी, बाहर से लोग पाकिस्तान में पढ़ने आते थे, तो क्या हुआ? कैसे पाकिस्तान पीछे रह गया? 1960 की दिहाई में, सुन लो जरा ये, 1960 की दिहाई में बाहर से दुनिया पाकिस्तान की मिसाल देती थी, सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, ये वो पाकिस्तान था। तो क्या हुआ? फर्क यह था कि 60 की दिहाई में पाकिस्तान में मेरिट का निजाम था। पाकिस्तान की सिविल सर्विस सारे इलाके में सबसे बेहतरीन सिविल सर्विस थी। सबसे मुश्किल इम्तिहान सिविल सर्विस का था, मेरिट थी। बेहतरीन काम हुआ, तरबेला डैम बनी, मंगला डैम बनी, वारसक डैम बनी, मेगा प्रोजेक्ट्स बने, तेजी से तरक्की कर रहा था, क्योंकि हमारा मेरिट का सिस्टम अभी चल रहा था। जैसे ही हमने अपनी मेरिट तबाह की, हमारे अपने सियासी मुदाखलत की, ब्यूरोक्रेसी में आहिस्ता 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 आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान को कि सारे बर्रे सगीर से सबसे पीछे रह गए हैं। मेरिट का मतलब मेरिट का मतलब कि अगर एक क्रिकेट टीम बेहतरीन मुल्क का टैलेंट खिलाती है और दूसरी टीम में सिफारिशी आ जाते हैं तो दूसरी टीम हार जाएगी। उसी तरह मुल्क भी हार जाता है जिस मुल्क के ऊपर उसका बेहतरीन टैलेंट ऊपर नहीं आता, सिफारिशी आ जाते हैं, करप्ट लोग आ जाते हैं, कब्जा माफिया आ जाता है, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? हमारे सामने दुबई के आगे कैसे निकला? दुबई का एक रूलर आया, शेख मोहम्मद, हर इदारे के ऊपर दुनिया से बेहतरीन लोग लेके आया, हर इदारे को उसने मजबूत किया, प्रोफेशनलाइज किया। एमिरेट्स एयरलाइन, वो भी सरकारी एयरलाइन है, लेकिन उसके ऊपर उसने एक प्रोफेशनल गैर सियासी सेटअप लेके आया। और आज देख रहे दुबई किधर है और हम किधर हैं। तो हमने मेरिट लेके आनी है। बेहतर जमहूरियत, उतनी बेहतर मेरिट। ये जो फैमिली पार्टीज हैं कि बाप है तो बेटा है तो उसका बेटा है, उधर नवाज शरीफ है तो उधर बीबी मरियम है, उधर शहबाज शरीफ है तो छुटकू हमजा शरीफ है। मेरिट किधर है? किधर है मेरिट? ये तो बादशाह है। जितनी एक जमहूरियत के अंदर अगर इमरान खान मेहनत करके ऊपर आ गया है तो ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी ऊपर आ जाए, क्योंकि उसने तो स्ट्रगल नहीं की। इसलिए जमहूरियत बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत में मेरिट होती है। और इंशाल्लाह दूसरी चीज, हमने इस मुल्क में मेरिट लेके आनी है। जो हमने पख्तूनख्वा के अंदर खैबर पंख में मेरिट लेके आए, गैर सियासी किया, उसका शेयर 5 रुपए से 16 रुपए पे पहुंच गया। आज पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सारे पाकिस्तान से बेहतरीन पुलिस है, क्योंकि मेरिट के ऊपर है, गैर सियासी है। 13 साल के बाद सबसे कम जुर्म, सबसे कम दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उनकी पुलिस ने जबरदस्त काम किया। और खैबर पख्तूनख्वा से जब दहशतगर्दी कम होती है तो सारे पाकिस्तान में कम हो जाती है, क्योंकि पहले सारी दहशतगर्दी ऊपर से अफगानिस्तान से आती थी और पख्तूनख्वा से होते हुए बाकी पाकिस्तान में। तो माशाल्लाह, एक जरा सब ताली बजाएं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए। और जब एक माशरे में तीसरी चीज है एहतसाब। जब तक मुल्क में एहतसाब नहीं होगा, जब तक करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, खुशहाली नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा मुल्क चलाने के लिए। चाइना की मिसाल देता हूं। नवाज शरीफ ने कहीं कहा कि अगर हम करप्शन के ऊपर पीछे पड़ गए तो डेवलपमेंट कैसे होगी। उसने कहा कि हम अगर करप्ट के पीछे चले गए तो डेवलपमेंट कैसे होगी। मियां साहब, और ये सुने आप,
चाइना के अंदर जो सबसे दुनिया में तेजी से मुल्क डेवलप कर रहा है, चाइना के अंदर 3 सालों में, सुने जरा, 3 सालों में चाइना ने 200 वजीरों को पकड़ा है करप्शन में, 200 वजीरों को। कितने वजीर पाकिस्तान में पकड़े गए हैं पिछले 4 साल में? बताए ना, कितने पकड़े गए हैं? एक पकड़ा गया है, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने अपने वजीर को करप्शन में पकड़ा, बाकी कोई नहीं पकड़ा गया। एक मिनट सुना जरा, चाइना इसलिए आगे निकल रहा है, करप्शन के ऊपर जब तक आप काबू नहीं पाते आगे नहीं जा सकते। और दूसरा, कितने सरकारी नौकर पकड़े? 11 लाख करप्शन में पकड़े, 11 लाख करप्शन में पकड़े, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर रहा है। यहां ऊपर सारा करप्ट माफिया बैठा हुआ है, मुल्क कैसे आगे बढ़े? तो इसलिए तीसरी चीज, इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंतसाब का अमल लाएंगे, मजबूत नैब बनाएंगे, गैर जानिबदार बनाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े डाकुओं को पकड़े। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लियाकत बाग में इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं।